चलिए, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम 2 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल का सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हुआ था, स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर्म में कल का सेशन आपको मिला था। आप सभी ने बहुत ही अच्छा कॉपरेट किया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं, 2 नवंबर के करंट अफेयर को आगे बढ़ाएंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक नोटिस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि एक एक फैक्ट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही सिंपल करंट अफेयर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको चाहिए तो कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। वहां पर आपके लिए डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। हो सकता है दिवाली के कारण किसी दिन की पीडीएफ आपको डिले हुई हो या नहीं मिली हो, तो वो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी एप्लीकेशन में ही। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर देखिए 2 नवंबर का। युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने बार बार रिपीट होते हुए देखा है। तो देखिए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, इंडिया और इंडोनेशिया। ओके, गरुड़ शक्ति 2024 हाल ही में इसका आयोजन शुरू हुआ है। 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जाएगा। तो किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो इंडोनेशिया और इंडिया के मध्य में। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में 9th एडिशन गरुड़ शक्ति का हाल ही में शुरू हुआ। इंडोनेशिया के जकार्ता में 1 से लेकर 12 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो पैरा रेजिमेंट है उसके सैनिक यहां पर भाग लेंगे, और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहां का विशेष बल है कोपासुस, उसके भी सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया के जो टुकड़ी है उसे याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो हमारी पैरा रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास में। ओके, युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है इसको ऐसे समझिएगा। नॉर्मली 2 देशों के मध्य में जो वॉर एक्सरसाइज है ना आयोजित की जाती है, चाहे नेवल एक्सरसाइज हो, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो, आर्मी एक्सरसाइज हो, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है, दोनों देशों के मध्य में तालमेल स्थापित करना, दोनों देशों के मध्य में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना और शांति के लिए मिलकर काम करना। तो ऑब्वियस सी बात है, गरुड़ शक्ति का भी उद्देश्य क्या है? इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में जो सैन्य क्षमता है उसका तालमेल स्थापित करना गरुड़ शक्ति को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। इस साल ये 9th एडिशन है गरुड़ शक्ति का। आयोजन की शुरुआत की गई थी 2012 में दोनों देशों के मध्य में। यहां पर इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में एक और नेवल एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसे कहा जाता है समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में किया जाता है, और साथ ही साथ गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भी इंडिया और इंडोनेशिया की सेना के मध्य में किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है राजेश कुमार सिंह को। देखिए, रक्षा सचिव की बात करें ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक पद है रक्षा सचिव का, रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट के मध्य में एक कोऑर्डिनेट बिठाने का काम करता है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको समय समय पर सलाह देने के लिए भी रक्षा सचिव की नियुक्ति की जाती है। तो हाल ही में भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए राजेश कुमार सिंह। ठीक है, 1 नवंबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस अधिकारी हैं राजेश कुमार सिंह। यहां पर याद रखिएगा 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं राजेश कुमार सिंह, जिन्हें हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। वैसे अभी तक डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर गिरिधर अरमाने अपना पदभार संभाल रहे थे। इनका पद से हटने के बाद, गिरधर अरमाने के पद से हटने के बाद नई अपॉइंटमेंट हुई है डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसकी? तो आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह की। ओके,
तो डिफेंस सेक्रेटरी का काम क्या होता है ये भी क्लियर हो जाता है, और वर्तमान में कौन डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर हैं ये भी आपको क्लियर हो जाता है। कौन? आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह। नॉर्मली एसएससी या डिफेंस की जो एग्जाम होती है ना, सीडीएस वगैरह, वहां पर ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि आपकी दिवाली की सेल कंटिन्यू है, इस वीक आपकी कंटिन्यू रहेगी सेल। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तक कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन है तो काफी स्टूडेंट छुट्टी पर भी होते हैं, तो ऐसे केस में जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं कर पाए हैं वो क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इजीली किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अप टू 80% तक ऑफ अभी आपको दिवाली ऑफर के रूप में मिल रहा है। देखिए काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर मेरे को 60% ऑफ मिला है, 80% नहीं मिला, तो देखिए ये अप टू 80% ऑफ है, इसको समझिएगा। ऐसे कोर्सेज जिनका प्राइस आपका 1000 से कम है वहां पर आप लक्ष्मी कूपन कोड का यूज कीजिएगा, और 1000 से ज्यादा जहां पर भी प्राइसिंग है जिस भी कोर्स की, तो वहां पर आप दिवाली कूपन कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन पर आपको जितने भी कोर्सेस है सब पर डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर्स जीएस, ठीक है, कुछ दिन और बचे हैं कि आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अभी मिल पा रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर ना मिल पाए, तो आप 999 में 100 आवर्स जीएस अक्षय सर का ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ पूरा जीएस बहुत ही इजी वे में कवर हो जाएगा। ओके, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए जीएस का, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर कोई भी डाउट आता है आपका तो हर बार मैं आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था आज का सेशन बहुत ही सिंपल होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। दीपावली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने को मनाया जाता है? एसएससी में ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता है लेकिन बार बार रिपीट हुआ है। तो दीपावली का जो त्योहार है ना, याद रखना हिंदू कैलेंडर की बात की गई है तो ये कार्तिक मास अमावस्या पर मनाया जाता है। 5 दिन का हमारा फेस्टिवल सीजन है, अगर हम नॉर्मली देखें तो धनतेरस से शुरू होता है, ठीक है, फिर आती है रूप चौदस, और फिर दीपावली अमावस्या पर, और फिर अगले दिन दिवाली के अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा, और नेक्स्ट डे दिवाली के 2 दिन बाद, मतलब दिवाली का अगला दिन हो गया गोवर्धन पूजा, और फिर हो जाता है भाई दूज। तो ये पूरे 5 दिन की एक साइकिल है हमारे त्योहारों की, ठीक है। हिंदू धर्म में सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिवाली का जो त्योहार है कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। इंडिया के अलावा इंडिया की काफी सारी नेबर कंट्रीज भी इसे सेलिब्रेट करती है, स्पेशली नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, है ना, और कुछ हद तक अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी दिवाली की छुट्टियां घोषित की जाती है और इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अब ये भी बताना पड़ेगा तो फिर क्या बोले, है ना। पर फिर भी दिवाली भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे अयोध्या, तो जो अयोध्या वासी है उन्होंने दीप जलाकर स्वागत किया था अपने राजा का, भगवान श्री राम का, तो उनकी अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओके, सिंपल सी चीज थी, आपको सबको पता ही होगा ये। आगे आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर 2024 को एमपी का फाउंडेशन डे मनाया गया, 69th, ओके, 69वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब देखिए यहां पर कहीं कहीं 69 को 69 भी कहा जाता है, तो इसलिए 69, है ना। 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। आपको पता है 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी 1956 में,
है ना, 1 नवंबर, उसमें से एक मध्य प्रदेश भी था। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का 69th फाउंडेशन डे मनाया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी फजल अली आयोग की सिफारिश पर। देखिए 14 राज्य में से आपको क्षेत्र तो देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ के नाम भी बदल गए, ठीक है, और कुछ नए स्टेट भी बने। तो वो जो 14 राज्य जो 1956 में बने थे, उनके बारे में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जो अभी महाराष्ट्र है वो बंबई था, उसमें गुजरात का क्षेत्र भी इंक्लूड था। तब गुजरात नाम का कोई भी राज्य नहीं था, तो टोटल एरिया गुजरात और महाराष्ट्र का मिलाकर वो बंबई था, ठीक है। केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास वर्तमान तमिलनाडु रीजन, मैसूर वर्तमान कर्नाटका रीजन, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। ओके, 14 राज्य हो गए एमपी को मिलाकर, 69th फाउंडेशन डे। और 6 यूटी की बात करें तो उनमें से कुछ यूटी अब पूरा फुल स्टेट बन चुकी है, और कुछ यूटी खत्म होके मतलब मर्ज हुई है, कुछ नई बनी है, तो ऐसे करके अभी यूटी अलग है। तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश अब पूर्ण राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और अरब सागर के लक्षद्वीप के साथ कुछ द्वीपों को मिलाकर 6ठी यूनियन टेरिटरी थी। तो 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी उस वक्त। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है ना, वहां पर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के जो प्रावधान हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित थे। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत के राज्य और भारत के संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट भारत में नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो भारत के वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि भैया आर्टिकल 2 और 3 जो अभी मैंने आपको बताया, उसका अगर कोई चेंज पार्लियामेंट कर रही है, मतलब राज्यों में कोई चेंज कर रही है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल ऑर्डिनरी बिल लाकर पार्लियामेंट में आर्टिकल 2 और 3 के प्रावधान किए जा सकते हैं, यह कहता है आर्टिकल 4। शायद आपको ज्यादा समझ में ना आए इतनी जल्दी, लेकिन देखिए इंडियन पॉलिटी मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, उस पर वो आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मैंने आपको यूट्यूब पे भी काफी चीजें बताई है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है पॉलिटी तो आप मेरा इंडियन पॉलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दिवाली की सेल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको पूरी इंडियन पॉलिटी बहुत ही ईजी फॉर्म में डिस्क्राइब की है, पूरी पढ़ा रखी है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिक सी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि भैया संघ राज्य क्षेत्रों की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में की गई है। क्वेश्चन हमारा यह था कि मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा फाउंडेशन डे है, तो 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का 69th फाउंडेशन डे मनाया गया, ठीक है। अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अगर हम डॉक्टर विवेक देवराय की बात करते हैं, है ना, तो इनका संबंध देखने को मिलता है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमी से। डॉक्टर विवेक देवराय इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से ये संबंधित है, हाल ही में इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, आर्थिक सलाहकार परिषद, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विवेक देवराय, ठीक है। बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, नीति आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। विवेक देवराय ने नई जनरेशन के लिए सभी जो पुराण है उनका इंग्लिश में इजी ट्रांसलेशन भी करवाया था, ताकि जो नई जनरेशन आ रही है जो नॉर्मली इंग्लिश जानती है तो उनको हमारे पुराण जो शास्त्र है उनके बारे में पता चले। तो बहुत ही फेमस एक इकोनॉमिस्ट थे, कौन? डॉक्टर विवेक देवराय, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पुरस्कार तो काफी सारे मिले हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए पद्मश्री हो जाएगा। डॉक्टर विवेक देवराय को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस समिट 2016 में दिया गया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये दिया गया था 2022 में। ये दो शायद ही पूछे जाएंगे, लेकिन पद्मश्री पूछा जा सकता है। हाल ही में निधन हुआ डॉक्टर विवेक देवराय का, पद्मश्री दिया गया था 2015 में।
अयोध्या में दीपावली पर कितने दीपों के एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो दीपावली अयोध्या में मनाई गई है और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कल के सेशन में भी आपको बताया था। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम हुए हैं अयोध्या में। एक तो सबसे ज्यादा दीप जलाने का 25,12,585 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अपने नाम किया है। और एक सबसे ज्यादा जो वेदाचार्य ना, उन्होंने 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ मिलकर आरती की है अयोध्या में। तो ये भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो इस तरीके से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि अयोध्या में दीपावली पर कितने दीपों को एक साथ जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 25,12,585 दीपों को एक साथ जलाया गया। ठीक है, यह दीपोत्सव का 8वां संस्करण है अयोध्या में, इसे याद रखिएगा। लगातार 7वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, है ना, मतलब तोड़े जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दिए हम जलाते जा रहे हैं हर साल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो 7 बार तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट ही रहा है हमारा खुद का। और हम दीपोत्सव का आयोजन कब से कर रहे हैं? तो 8वां संस्करण है 2024 में। ठीक है, तो कितने दिए जलाए गए एक साथ? 25,12,585। हमने आंसर भी ले लिया है ना, 25,12,585। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला एथेनॉल स्पेस मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला एथेनॉल बोला क्या मैंने? एनालॉग, करेक्ट कीजिएगा, एनालॉग स्पेस मिशन। ठीक है, एनालॉग स्पेस मिशन होता क्या है? पहले तो हम यह समझें कि मिशन क्या है। देखिए, पृथ्वी पर किसी एक जगह को चूज किया जाए, है ना, ऐसी जगह जहां पर जो एनवायरमेंट है, जो परिस्थितियां है, वो आपको स्पेस की तरह मिले। ओके, ऐसे प्लेस ढूंढ लो, या फिर थोड़ा सा उसमें अनुसंधान करके वैसा प्लेस आगे, मतलब थोड़ी अनुकूल परिस्थिति हो और थोड़ा मॉडिफाई करके साइंटिस्ट खुद बना ले। यह हो जाएगा एनालॉग स्पेस मिशन। क्या हो जाएगा? एनालॉग स्पेस मिशन। ठीक है, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में, कहां पर? लेह में शुरू किया गया है, लद्दाख में। होगा क्या इससे? स्पेस जैसी परिस्थितियां अगर पृथ्वी पर कहीं है तो भाई वहां पर एक स्टेशन बना लेना, एनालॉग स्पेस मिशन। होगा क्या उससे? तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट है ना, जो अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले, उनको ट्रेनिंग दी जा सकेगी कि भैया ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको रहना है तो आदत डाल लो, है ना। तो ये क्या हो गया? एनालॉग स्पेस मिशन। ठीक है, तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है लेह, लद्दाख में। ठीक है, अंतरिक्ष की भाषा में एनालॉग मिशन किसी असली मिशन की एक नकल होता है। अंतरिक्ष मिशन का एक कोई नकल। इसके तहत साइंटिस्ट कुछ ऐसी जगह को चुनते हैं जो कि अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के एटमॉस्फेयर का माहौल देती है, या फिर भाई थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंज कर लिए जाएं और कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाए कि भाई ये चेंजेस करना है तो अंतरिक्ष जैसी परिस्थिति बन जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो यहां पर जो बना वो एक अंतरिक्ष का फील देगा और जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनको ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी अंतरिक्ष में जाने से पहले। ठीक है, तो इसरो ने क्या किया है कि लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख के लेह में। यह मिशन स्पेशली इसरो का है लेकिन काफी सारी अलग अलग संस्थाएं भी इसमें इंक्लूड है। उद्देश्य क्या है? स्पेस के लिए किसी भी नए मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें तैयार करना, पहले से उनकी तैयारियां करवा लेना। हाँ, इसमें जो आईआईटी इंक्लूड है ना, वो याद रखना, आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से यह शुरू किया गया। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो हासोंग 19 का सफल परीक्षण करने वाला देश है उत्तर कोरिया। हासोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। ठीक है, उत्तर कोरिया का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने बताया है कि भैया हासोंग जो मिसाइल है
1000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हमेशा ही वॉर मोड पे रहते हैं। इनके मध्य में जो इनकी सी बाउंड्री डिसाइड करती है ना, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वर्ल्ड की सबसे अशांत सीमा रेखा कहलाती है। उत्तर कोरिया आप जानती हो, किम जोंग है ना, वो हमेशा वॉर के मूड में रहते हैं। तो उत्तर कोरिया के रक्षा विभाग ने अभी इंफॉर्मेशन दी है कि भैया एक सफल परीक्षण किया है हासोंग बैलिस्टिक मिसाइल का उत्तर कोरिया ने। इसकी जद में एक से ज्यादा महाद्वीप भी है। ठीक है, आगे आ जाइए। गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट एनर्जी प्लांट, वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, यह बनाया गया है अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इसे तैयार किया गया है और इसकी टोटल कॉस्ट आई है 375 करोड़ रुपए, 375 करोड़ रुपीस। ठीक है, हर रोज अगर इसकी क्षमता देखें ना प्लांट की, तो हर रोज 1000 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट के माध्यम से ये जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो है 15 मेगावाट। ठीक है, वेस्ट एनर्जी प्लांट है, 15 मेगावाट पर डे की इसकी क्षमता है। ठीक है, वेस्ट एनर्जी जितना भी कचरा निकलेगा, सॉलिड कचरा, उसके माध्यम से यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट एनर्जी प्लांट कहां पर इनोग्रेट किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई? ड्रोन दीदी योजना इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2023 में। देखिए, जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें ड्रोन उपलब्ध करवाना और महिलाओं को रोजगार प्रदान करना या फिर उनको आत्मनिर्भर बनाना, यह ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य है। नवंबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय योजना ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए हाल ही में कुछ गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उनको जारी किया है। काफी सारी देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यहां पर सबका मैंने एक बार उल्लेख कर दिया है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट नॉर्मली जब एक से ज्यादा होते हैं ना तो नहीं पूछे जाते। ठीक है, मिनिस्ट्री एक से ज्यादा होती है ना तो नहीं पूछी जाती। अब इस योजना में काफी सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो यहां पर हम पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री की बात नहीं कर सकते। तो आप यहां पर यह याद रखो कि ड्रोन दीदी योजना नवंबर 2023 में लॉन्च की गई थी और इसके लिए गाइडलाइंस अब जारी की गई है। उद्देश्य की बात करते हैं। देखिए, इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और संबंधित उपकरण खरीदने के लिए, हाँ यहां पर एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा कि डायरेक्ट ड्रोन नहीं दिए जा रहे, बल्कि ड्रोन और उससे संबंधित जो उपकरण है ना, इक्विपमेंट, उन्हें खरीदने के लिए 80% तक, मतलब अधिकतम 8 लाख रुपए। ऐसा नहीं हो कि भैया 80% तुम 20 लाख का कोई खरीद रहा है तो उसका 80% देने वाले, है ना, ऐसा नहीं। यहां पर 16 लाख रुपए गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ठीक है, अधिकतम 8 लाख रुपए ही देंगे। 20 लाख का कोई खरीद रहा है ड्रोन तो 16 लाख पे नहीं करेगी गवर्नमेंट, 8 लाख अधिकतम कर सकती है, और वो भी 80% जो आप खरीद रहा है, जो भी महिला स्वयं सहायता समूह है जो भी खरीद रही है ड्रोन या उससे संबंधित इक्विपमेंट, तो 80% तक गवर्नमेंट वित्तीय सहायता प्रदान करेगी उन महिला स्वयं सहायता समूहों को। और इसे देखिए पर्टिकुलर कंट्रोल करने के लिए, इस योजना की निगरानी के लिए एक आईटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका नाम है ड्रोन पोर्टल, इसके माध्यम से इस योजना की निगरानी की जा रही है। नवंबर 2023 में से लॉन्च किया गया था। उद्देश्य यह था कि देश में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को, जो महिलाएं हैं, उनको ड्रोन प्रदान किया जाएगा और उसकी लागत का 80%, ड्रोन की लागत का जो 80% है वो गवर्नमेंट वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। अब जो महिला स्वयं सहायता समूह है वो ड्रोन किराए पे दे सकती है, स्पेशली कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन ड्रोन्स का सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। ठीक है,
पेस्टिसाइड्स के छिड़काव में ड्रोन का यूज किया जा सकता है। तो महिला स्वयं सहायता समूह इनको जो किराए पे उपलब्ध करवाएगी और पैसा कमाएगी। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि 2024-25 से लेकर 2025-26 के बीच में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो योजना का नाम क्या है और हमारा जो क्वेश्चन था हम उस पर चलते हैं। ड्रोन दीदी योजना कब लॉन्च की गई थी या कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी नवंबर 2023 में, और अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है ना। तो यहां पर देखिए 2 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम कल के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल के सेशन में जो भी हमने पढ़ा था फटाफट एमसीक्यू फॉर्म में हम आंसर रिवाइज करेंगे। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो भारत में जनगणना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करवाई जाती है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करवा दिया था मैंने। कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1984 में। ठीक है, देखिए दिवाली का दिन था तो थोड़ी व्यस्तता के कारण थोड़ा सा आंसर आपको शायद 1983 बता दिया था, तो ये 1984 है, करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1984 में घोषित किया गया था। आगे आइए, नई तरुण प्लस श्रेणी के तहत बढ़ी हुई ऋण सीमा क्या है? तो तरुण प्लस कैटेगरी के तहत जो ऋण सीमा बढ़ी है वो है 20 लाख रुपए तक। तिहार त्योहार कहां मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। हाल ही में किस राज्य ने मेयोनीज पर प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व स्वर्ण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसका गठन किया गया था 1987 में। केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2024 में, है ना। नेचर गठबंधन किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो नेचर गठबंधन शुरू किया गया है कोलंबिया के द्वारा। एलिवेट 2024 स्टार्टअप प्रोग्राम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किसे? इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है कर्नाटका स्टेट को। भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का मैं आपको आंसर बता देता हूं एक बार। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे जारी कौन करता है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी ने बनवाया था रायगढ़ फोर्ट। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इनके मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा है? स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद, आर्टिकल या लेख बोल सकते हैं, या अनुच्छेद बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देना है। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।